एपिसोड 22 पेशकश मीरे कारवां। दो जल्लाद अब भी मेरे जिस्म पर लाते और घूंसे बरसा रहे थे और दो आदमी उस शख्स को घसीटते हुए दूर ले गए थे जिसकी मैंने गर्दन मरोड़ी थी। मैंने अपने ऊपर हमला करने वाले एक आदमी को बाजू से पकड़कर जोरदार झटका दिया। वो चीखता हुआ अपने साथी से टकराया और दूसरी तरफ गिर गया। उसी लम्हे दरवाजे की तरफ से एक धाड़ती हुई आवाज सुनाई दी, ये क्या हो रहा है बरेल? छोड़ दो इसे, छोड़ दो इसे। अगर ये खत्म हो गया तो बास तुम में से किसी को नहीं छोड़ेगा। इसने प्रिकेश को मार दिया है, गर्दन तोड़ दी है उसकी। परमल नामी उस शख्स ने चीखते हुए जवाब दिया, छोड़ दो इसे, मैं कहता हूं छोड़ दो। दरवाजे में खड़ा हुआ शख्स एक बार फिर धाड़ा। इस मर्तबा उसकी धाड़ कारआमद साबित हुई और मुझ पर लाते और घोंसे बरसना बंद हो गए। वो चारों अलग हट गए और मुझ पर राइफलें तान ली। उनमें से दो बुरी तरह हाँफ रहे थे। मैं फर्श पर ऊंधा पड़ा था। मेरा जिस्म बुरी तरह दुख रहा था। जालमों ने बहुत बुरी तरह धुनाई कर डाली थी। मैं बड़ी मुश्किल से सीधा हो सका था। दरवाजे में वही चूड़ीदार पजामे और हाफ कोट वाला नेपाली खड़ा था। उसके हाथों में भी ऑटोमेटिक राइफल थी। उसने ताराना निगाहों से कमरे की सूरत हाल का जायजा लिया और दो आदमी को इशारा करते हुए बोला, तुम दोनों उस प्रिकेश की बॉडी को उठाकर बाहर ले जाओ। अगर वो वाकई मर चुका है तो उसकी लाश हवेली के फाटक से बाहर ले जाकर झाड़ियों में डाल दो, और अगर जिंदा है तो ये मर चुका है। उन दोनों में से एक ने जवाब दिया, उसकी गर्दन की हड्डी टूट गई है, उसकी आंखें और जुबान बाहर को निकली हुई है। ठीक है, ले जाओ उसे। और वो नेपाली ने बेहिस्सा हरकत पड़े हुए सिम्बा की तरफ इशारा करते हुए पूछा, वो भी जिंदा है? एक शख्स ने जवाब दिया। ओके, नेपाली बोला, प्रिकेश की बॉडी को उठाकर हवेली से बाहर ले जाओ। और तुम? उसने मुझे इशारा किया, हमारे साथ चलो, बॉस तुमसे मिलना चाहता है। तुम दोनों की वजह से आज हमारे दो आदमी कम हो गए हैं, लेकिन हमारे पास आदमियों की कमी नहीं। वैसे बॉस तुमसे मिलकर बहुत खुश होगा। वो तुम जैसे बहादुर की कदर करता है। अगर तुमने ताउन किया और उसकी बातें मान ली तो मुमकिन है वो तुम्हें सिंडिकेट में कोई बड़ा ओहदा दे दे। अगर तुमने बात न मानी और बास के सामने भी यही रवैया इख्तियार किया तो यकीन करो बास तुम्हारा वो हशर करेगा कि दुनिया कांप उठेगी। क्या करेगा तुम्हारा बास? वो मुझे मार डालेगा ना। मैं मौत से नहीं डरता, मैंने उठते हुए कहा। मौत नहीं, वो बोला, बास के ख्याल में किसी इंसान के लिए मौत कोई सजा नहीं है। मौत से तो मुक्ति हो जाती है। किसी को सजा देने के लिए बास के पास बहुत से तरीके हैं। मसलन उसे कुछ होनहार भेड़िए भी पाल रखे हैं जिन्हें आमतौर पर भूखा रखा जाता है। अगर किसी जिंदा आदमी को बकरी की तरह खोंटे से बांधकर उस पर भूखे और होनहार भेड़िए छोड़ दिए जाएं, तो तुम अंदाजा लगा सकते हो उस शख्स का अंजाम क्या होगा। मरना तो उसे बहरहाल होगा ही, लेकिन मौत से पहले उस पर जो बीतेगी, क्या तुम उसका अंदाजा लगा सकते हो? मैं कांप कर रह गया। सिम्बा के साथ जो कुछ हुआ था उससे ये साबित हो चुका था कि ये दुनिया के सफाक तरीन इंसान थे। एक शख्स को अजियत पहुंचाने के लिए उसके जिस्म पर तेजदार आले से चरके लगाए गए, उसके नाखून उधेड़ दिए गए। अब ये मुझे भूखे होनहार भेड़ियों के आगे डालने की धमकी दे रहा था। परमल और उसके दो आदमी अपने साथी की लाश उठाकर ले गए थे। इंसान की इनके नजदीक कोई कदर कीमत नहीं थी। वो उनका साथी था, उनके साथ रहता था और उनके लिए ही मेरे हाथों अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठा था। और उसकी लाश इस तरह बाहर फेंकवाई जा रही थी जैसे वो इंसान नहीं कोई जानवर हो। चलो, उस नेपाली ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, लेकिन एक बात जहन में रखना, अगर अब तुमने कोई गड़बड़ करने की कोशिश की तो खोपड़ी उड़ा दूंगा। मैंने फर्श पर पड़े हुए बेहोश सिम्बा की तरफ देखा। उस आदमी ने जमीन पर पड़ी हुई मशल उठाकर दोबारा दीवार में लगे हुए हुक में फंसा दी थी। मशल की लरसती हुई रोशनी में सिम्बा का खून आलूद चेहरा बहुत ही भयानक लग रहा था। हम कमरे से बाहर आ गए। एक आदमी ने दरवाजा बंद करके उसमें खटका लगा दिया था। दरवाजा पुरानी तर्ज का बहुत ही मजबूत था।
बाहर की तरफ उसके दोनों पट्टों में 2 लकड़ियां लगी हुई थी और तकरीबन 4 इंच मोटी एक और लकड़ी उनमें इस तरह फंसा दी गई थी कि उसे हटाए बगैर अंदर से दरवाजा नहीं खोला जा सकता था। हवेली की असल इमारत वहां से तकरीबन 100 गज दूर थी। वो लोग मुझे राइफलों की जद में लिए इस तरफ चलते रहे। अंधेरा गहरा हो गया था। 2-3 जगहों पर मुझे पत्थरों से ठोकर लगी थी और एक मरतबा तो मैं गिरते गिरते बचा था। हवेली की इमारत के बेशतर हिस्से अगरचे टूट फूट चुके थे, लेकिन उसके ढांचे को देखकर अंदाजा होता था कि किसी जमाने में ये बहुत ही शानदार इमारत रही होगी। सामने के रुख पर एक कुशादा बरामदा था, जिसके सामने एक खुली छत वाली जीप और दीगर और भी गाड़ियां खड़ी थीं। इमारत के अंदर जगह जगह मचले रोशन थी। हम कई राहदारियों में से होते हुए बिलाहिर एक कुशादा कमरे में दाखिल हो गए। उस कमरे को देखकर मेरी आंखें हैरत से खुली की खुली रह गईं। ये कमरा कम से कम 30 फुट और 20 फुट चौड़ा था। चारों दीवारों पर 2-2 मशले रोशन थी और कुछ ऐसी चीजें नजर आ रही थी जो अजियत रसानी में इस्तेमाल होती थी। छत पर कुंडे लगे हुए थे, जिनके साथ मोटी मोटी लोहे की जंजीरें लटकी हुई थी। मुझे अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि जब यह हवेली आबाद थी तो ये कमरा अकूबतखाने के तौर पर इस्तेमाल होता होगा, और अब भी इसे इसी मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। एक तरफ चंद कुर्सियां और एक बहुत बड़ी मेज पड़ी थी। मेज पर अजियत रसानी के कुछ आलात पड़े हुए थे। मुझे एक स्टूल पर बिठा दिया गया। 2 आदमी मुझसे राइफलें ताने खड़े रहे, जबकि नेपाली और एक और आदमी अंदरूनी दरवाजे में दाखिल हो गया था। उसकी वापसी तकरीबन 10 मिनट बाद हुई। उसके साथ 2 और आदमी थे और मैं उनमें से एक को देखकर उछल पड़ा। वो नागपाल था। दूसरा चेहरा मेरे लिए अजनबी था। वो दोनों मेरे सामने आकर खड़े हो गए। मैंने नागपाल को अब तक सिर्फ अखबार में शाया होने वाली तस्वीरों में देखा था। 1-2 मरतबा उसे देखने का मौका मिला था और फिर इंडिया में मैंने बाल ठाकरे को भी कई मरतबा टीवी पर देखा था। नागपाल और बाल ठाकरे में कोई फर्क नहीं था, न किरदारों में, न जिसामत में और न ही लिबास में। एक लम्हे को तो मेरे जहन में ये शुबा उभरा कि बाल ठाकरे तो नहीं। नागपाल को अपने सामने देखकर सारी बात मेरी समझ में आ गई थी। ये कोई थर्ड पार्टी नहीं थी जिससे मुझे पुलिस की हिरासत से छुड़ाया था। तुम्हारे बारे में सुना तो बहुत कुछ था, लेकिन मुझे यकीन नहीं आता। नागपाल ने मेरे चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा। उसकी आंखों में सांप जैसी चमक थी। लेकिन तुमने जो कुछ भी किया वो मेरे लिए वाकई हैरत अंगेज है। लोग तो नागपाल के रास्ते में आते हुए भी डरते हैं। उसका नाम सुनकर थर थर कांपने लगते हैं, और तुम? वो चंद लम्हों को खामोश हुआ और फिर बात जारी रखते हुए कहने लगा, और तुमने न सिर्फ नागपाल के 2 आदमियों को कत्ल कर दिया, बल्कि 500 किलो हेरोइन भी ले उड़े। इसे कहते हैं शेर के मुंह से निवाला छीनना। कोई जी होश इंसान ऐसा सोच भी नहीं सकता, लेकिन तुमने ये सब कर दिखाया। बहुत बहादुरी का सबूत दिया है तुमने। तुम बहुत बड़े सूरमा हो, और नागपाल को हमेशा ऐसे सूरमाओं की तलाश रही है जो मौत से पंजा आजमाई करना जानते हो। और अभी मुझे बताया गया है कि तुमने मेरे एक आदमी की गर्दन भी मरोड़ दी है। इस कैदखाने में आकर तो बड़े बड़े सूरमाओं का पेशाब हता हो जाता है, लेकिन तुमने न सिर्फ अपने हवास बरकरार रखे, बल्कि तुम में अब भी इतना दम हम है। मतलब की बात करो, क्या कहना चाहते हो? मैंने उसे घूरा। चांग ली ने मुझे तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताया था, लेकिन मैंने उसकी बातों पर यकीन नहीं किया था और उसकी बातों का यकीन करते हुए हिचकिचा रहा था। नागपाल ने कहा, बैंकॉक में टाइगर और पैड्रो के गैंग को जड़ से उखाड़ फेंकना, थाईलैंड से जनरल खोराट के कदम उखाड़ देना, और गोल्डन ट्रायंगल उसमें घुसकर तबाही फैलाना और जिंदा बच निकलना, ये किसी इंसान का काम नहीं हो सकता। लेकिन अब यहाँ जो कुछ हुआ है उसे देखते हुए मुझे चांग ली की बातों पर यकीन करना ही पड़ेगा। नागपाल के आदमी को मौत के घाट उतारकर 500 किलो हेरोइन छीन ले जाना किसी मामूली आदमी का काम नहीं हो सकता। कोई बहुत बड़ा गैंग भी ये काम नहीं कर सकता। लेकिन मेरे लिए हैरत की बात यह है कि ये कारनामा तुमने अकेले ही अंजाम दिया है। मैं तुम्हारी कदर करता हूँ। मेरे आदमियों ने तुम्हारे साथ जो सलूक किया है इस पर मुझे अफसोस है। मैं एक पेशकश तुम्हारे सामने रखना चाहता हूँ। अगर तुम इसे कबूल कर लो तो तुम्हें सिंडिकेट में एक बड़ा ओहदा मिल सकता है।
मैं इधर उधर देखते हुए दिल ही दिल में मुस्कुरा दिया। इस अकूबत खाने में लाकर सिंडिकेट में किसी बड़े ओहदे की पेशकश का मतलब मैं समझता था कि इनकार की सूरत में अजियत रसानी की ये तमाम आलात शायद मुझ पर आजमाए जाते। मैंने तमाम की तमाम बातें सुन ली हैं। मैंने उसकी तरफ देखते हुए बड़े ही पुरसुकून लहजे में जवाब दिया, चांग ली ने मेरे बारे में तुम्हें जो कुछ बताया है वो गलत नहीं है, लेकिन यहाँ के लोग गलत फहमी में मुब्तला हैं। यहाँ मेरा किसी ऐसे मामले से कोई ताल्लुक नहीं है जिसका तुमने जिक्र किया है। क्या ये गलत है कि तुम देशमुख का पीछा करते हुए इंडिया से यहाँ आए थे? उसने मेरे चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा। मैं इसकी तरदीद नहीं करूंगा, मैंने जवाब दिया। वो मेरी एक दोस्त को अगवा करके लाया था। यहाँ मैं अपनी दोस्त को उसके शिकंजे से छुड़ा लिया और वो बाद में तुम्हारे ही आदमी के हाथों मारा गया। मेरा और देशमुख का मामला खत्म हो गया था। उसके बाद के मामला से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। और क्या ये भी गलत है कि इंडिया के एक मफरूर पुलिस इंस्पेक्टर पांडे से तुम्हारे गहरे राब्ते थे और तुम चंद रोज उसकी हवेली में भी रहे हो? नागपाल ने कहा। पांडे से मेरी मुलाकात इत्तफाकिया तौर पर हो गई थी, मैंने कहा। वो एक शरीफ और फर्ज शनास पुलिस ऑफिसर था। उससे एक गलती हो गई थी और वो हिंदुस्तान से भागकर यहाँ आ गया था। यहाँ उससे मेरी मुलाकात महज इत्तफाकिया थी। उसके मामला से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। सोमवा से भी तुम्हारे बहुत गहरे ताल्लुकात हैं? नागपाल ने कहा। उसकी नजरें बदस्तूर मेरे चेहरे पर मरकूज थीं। उसकी बातों से मैंने अंदाजा लगा लिया था कि वो मेरे बारे में बहुत कुछ जानता है। सोमवा एक सड़क छाप गुंडा था। उसे मैं जब चाहता मच्छर की तरह चुटकी में मसल सकता था, लेकिन तुमने उसे बहुत बड़ा दादा समझ लिया। और सोमवा एक शरीफ आदमी है। मैंने उसकी बात काट दी। अगर तुम्हारा उससे कोई झगड़ा है तो मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं। मैं तो उसे गुंडों से बचाने के लिए उसकी मदद की थी। नहीं, बात सिर्फ यहीं तक नहीं है, नागपाल बोला। तुमने उसके साथ और भी बहुत सारे मंसूबे बनाए थे और तुम्हें ये इतला भी सोमवा नहीं दी थी कि हमारे आदमी 500 किलो हेरोइन लेकर आ रहे हैं। नागपाल की इस बात पर मैं चौंक के बगैर नहीं रह सका था, लेकिन चेहरे से मैंने किसी किस्म के तासुरात का इजहार नहीं होने दिया। जब मुझे अपने आदमियों के कत्ल और हेरोइन के छीने जाने की इतला मिली तो सबसे पहले मैंने सोमवा को ही पकड़ा था। मरने से पहले उसे ये उगलना ही पड़ा था कि उसने तुम्हें हेरोइन के बारे में बताया था। तुम्हारी तलाश शुरू हुई तो पता चला कि इस वाक़े से एक रोज पहले तुम्हें पोखारा की तरफ जाते हुए देखा गया था। मजीद तहकीक पर धरपतन में भी तुम्हें देखे जाने की इतला मिली। धरपतन के अलावा जब हमें यकीन हो गया कि वो तुम्हारे सिवा और कोई नहीं हो सकता जिसने हमारे आदमियों को कत्ल करके 500 किलो हेरोइन गायब कर दी थी, वो खामोश होकर मेरी तरफ देखता रहा। मैं पूरी तवज्जो से उसकी बातें सुन रहा था और उसकी हर बात मेरे लिए चौंका देने वाली थी। मुझे ये सुनकर भी बहुत दुख हुआ कि सोमवा अब इस दुनिया में नहीं रहा था। इन होनहार भेड़ियों ने उसे भी खत्म कर दिया था। वो बात जारी रखते हुए कह रहा था, धरपतन में तुम्हारी मौजूदगी के सबूत मिलने के बाद हमें यकीन हो गया था कि वो तुम्हारे सिवा और कोई नहीं हो सकता। हमारा ख्याल था कि तुम जाडा कोट से होते हुए दर्रे भेरी के साथ साथ रॉयल नेशनल पार्क या उसके करीब नेपाली गांव से होते हुए किसी जगह इंडिया की सरहद पार करने की कोशिश करोगे। हमने ज्यादा तवज्जो उसकी तरफ दी और तमाम सरहदी रस्तों पर पहरे बिठा दिए, लेकिन कई रोज गुजरने के बाद भी तुम्हारा सुराग नहीं मिला। फिर हमें ये दिलचस्प इत्तला मिली कि योगिंदर नाथ और त्रिदेव को भी पोंगा रेंज की तरफ जाते हुए देखा गया था। वो दोनों महाखरामी आदमी थे। वो हमेशा दूसरों के माल पर ही झपटते रहे हैं। ये इत्तला पाने के बाद हमने पोंगा रेंज की तरफ तवज्जो दी और बुलंद पहाड़ों में आबाद बस्तियों में पूछते हुए तरांग कबीले तक पहुंच गए और वहां से पता चला कि तुम वहां से निकल चुके हो। हमें तुम्हारी दोस्त बमला और योगिंदर नाथ और त्रिदेव की मौत की भी खबर मिल गई थी और इस कबीले से निकलने के दूसरे ही दिन तरांग कबीले का एक आदमी हमें मिल गया, जिसे तुम्हारी तलाश के सिलसिले में मेरे आदमी साथ ले गए और फिर मेरे आदमी धूलगरी के बुलंद और दुश्वार तरीन पहाड़ी रस्तों से होते हुए पोखारा तक आ गए। पोखारा पहुंचते ही अगले रोज मेरे आदमियों को पता चल गया कि तुम्हारा काफिला सुबह सवेरे वहां से जुनूब की तरफ रवाना हो चुका था। मेरे आदमियों ने दोपहर के करीब दराए मोड़ी खोला के किनारे उस काफिले को जा लिया और उस काफिले में तुम नहीं थे।
तारांग कबीले से ताल्लुक रखने वाले वो लोग बड़े ही सहजान साबित हुए। 3 अफराद ने अपनी जानें दे दी, मगर तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताया। मेरे आदमी उस काफले के चौथे आदमी को लेकर पोखरा आ गए, जहां उन्होंने ये मालूम कर लिया कि इस काफले को जनूब की तरफ रवाना करने के बाद तुम एक बस पर सवार होकर खटमंडू की तरफ रवाना हो गए थे। हमने फौरन ही कीर्तिपुर के रास्ते की नाकाबंदी कर दी, लेकिन हमें पता चला कि एक बुद्ध योगी तुम्हें बस से उतार कर ले गया था। हमें मालूम नहीं वो योगी कौन था और तुम्हारा उससे क्या ताल्लुक हो सकता है। हमने तुम्हारी तलाश जारी रखी और फिर हमें ये पता लगा कि तुम बाजार में एक औरत को कत्ल करने के इल्जाम में रंगे हाथों पकड़े गए हो, और जब पुलिस वाले तुम्हें थाने ले जा रहे थे तो हमारे आदमियों ने तुम्हें पुलिस की हिरासत से छुड़ा लिया। और अब वो एक बार फिर खामोश हो गया। उसकी नजरें बदस्तूर मेरे चेहरे पर मरकूज थी। मैंने अभी तक तुमसे उस हीरोइन के बारे में कोई सवाल नहीं किया ताकि तुम्हें एक पुरकशिश पेशकश कर दूं। अगर तुम वो हीरोइन हमारे हवाले कर दो तो हम उसका चौथाई हिस्सा तुम्हें देने को तैयार हैं। तुम चाहो तो अपने हिस्से की हीरोइन रखकर बाकी हमारे हवाले कर दो, और चाहो तो जा सकते हो। हम तुम्हारा रास्ता रोकने की कोशिश नहीं करेंगे, और चाहो तो अपने हिस्से की कीमत ले सकते हो नकद। इसी वक्त मेरे आदमी तुम्हें बाहिफाजत तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा देंगे। सारी बातें खुलकर सामने आ गई थी। वो मेरे बारे में सब कुछ जान चुका था। झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं था, और मैं जानता था कि सच बोलकर भी मेरी जान छूटने वाली नहीं थी, क्योंकि इस हीरोइन का तो अब कोई वजूद ही नहीं रहा था। मैं तुम्हारी किसी बात से इख्तलाफ नहीं करूंगा। मैंने कहा, ये बिल्कुल दुरुस्त है कि तुम्हारे आदमियों को मौत के घाट मैंने ही उतारा था और हीरोइन भी मैं ही ले गया था, लेकिन उस हीरोइन का अब कोई वजूद नहीं रहा। मेरी कार दरिया में गिर गई थी और सारी हीरोइन पानी में बह गई। अगर इस हीरोइन का वजूद नहीं रहा तो तुम्हारा वजूद भी खतरे में पड़ जाएगा। नागपाल ने कहा, पुराने जमाने के लोग तशद्दुद के बहुत सारे तरीके जानते थे। आज के दौर में किसी की जुबान खुलवाने के लिए अगरचे नए नए तरीके इजाद हो चुके हैं, लेकिन मेरे ख्याल में पुराने तरीके अब भी उनसे ज्यादा मौसर हैं। ये चीजें देख रहे हो? उसने कमरे में मुख्तलिफ चीजों की तरफ इशारा किया। ये खोख्ता की हवेली है। खोख्ता इस इलाके का राजा था। उसे दुनिया का सफाक तरीन इंसान समझा जाता था। उसने अपने दुश्मनों को इज़ार रसानी के ऐसे ऐसे तरीके इजाद किए थे कि उसकी अक्ल और जहानत की दाद देनी पड़ती है। उसने ये अकूबत खाना ही दरअसल उसके राज की कामयाबी की जमानत बना हुआ था। वो जब तक जिंदा रहा अपने दबदबे से राज करता रहा। उसके मरने के बाद उसके बेटे ने सिंहासन संभाला। वो एक नरम दिल और शरीफ आदमी था। उसके बाप के दुश्मनों ने इसे 1 महीने से ज्यादा राज नहीं करने दिया और उसकी लाश के टुकड़े पूरी वादी में फैला दिए। इस दुनिया में शरीफ लोगों के लिए कोई जगह नहीं। यहाँ सिर्फ ताकत के जोर पर जिंदा रहा जा सकता है। वो चंद लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, मैं अपने मौजू से हट गया हूँ। मैं तुम्हें सिर्फ 3 मिनट दे रहा हूँ। अगर तुमने मेरी पेशकश कबूल कर ली तो ठीक, वरना दूसरी सूरत में। मैंने कहा ना कि वो हीरोइन जाया हो चुकी है। मैंने उसकी बात काट दी, इसलिए इस मौजू पर बहस बेकार है। तुम अपनी जो कार्रवाई करना चाहते हो कर लो। टीको। नागपाल ने चूड़ीदार पजामे वाले और हाफ कोट वाले शख्स की तरफ मुखातब होकर कहा, वक्त जाया करना बेकार है। इससे मालूम करो कि हीरोइन कहाँ है, और एक बात जहन में रखना, इसे उस वक्त तक मरना नहीं चाहिए जब तक ये कुछ बता ना दे। नागपाल दूसरे आदमी के साथ उस अंदरूनी दरवाजे में गायब हो गया। टीकू चंद लम्हे मेरी तरफ देखता रहा, फिर उसने अपने दोनों साथियों से कुछ कहा और सर से टोपी उतारकर मेज पर रख दी और कोट के बटन खोलने लगा। उस वक्त उसका रुख मेज की जानिब था। कोट उतारकर उसने मेज के करीब एक कुर्सी की पुष्ट पर डाल दिया। कोट के नीचे उसने कोई कमीज वगैरह नहीं पहन रखी थी। जब वो मेरी तरफ घूमा तो उसके गले में नीलगिरी की माला देखकर मैं उछल पड़ा। मेरे दिमाग में धमाके से होने लगे। मुझे हैरत थी कि ये माला उसके पास कैसे पहुंची थी। गुजरे हुए वाकयात मेरी नजरों के सामने गर्दिश करने लगे। नकाबपोशों ने पुलिस की हिरासत से छुड़ाने के बाद मुझे अपनी जीप में फेंक दिया था और एक नकाबपोश ने मेरे सर पर जरब लगाकर बेहोश कर दिया था। मैं किसी नकाबपोश का चेहरा नहीं देख सका था, लेकिन अब मुझे यकीन कर लेना पड़ा कि टीकू भी उनमें शामिल था। मुमकिन है जीप के सफर के दौरान ही उसकी नजर मेरे गले पर पड़ी इस माला पर पड़ी हो, और जब वो मुझे हवेली के कैदखाने में डाला गया तो ये माला उस वक्त टीकू की नजरों में आई हो और उसे माला मेरे गले से उतार कर अपने गले में पहन ली।
और वो यकीनन इस माला की अहमियत से वाकिफ नहीं था। अब सारी कहानी तुम्हारे सामने आ चुकी है हिम्मत सिंह, टीकू मेरे चेहरे पर नजरें जमाते हुए बोला। तुम ये भी जान चुके हो कि इंसानी जिंदगी की हमारे नजदीक कोई अहमियत नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ दौलत की पूजा करते हैं। तुम शराफत से वो 500 किलो हीरोइन हमारे हवाले कर दो तो फायदे में रहोगे। बस सूरते दीगर मैं तुम्हारे शरीर की हीरोइन बनाकर रख दूंगा। बात करते हुए वो गालबन गैर इरादी तौर पर गले में पड़ी हुई माला को भी छू रहा था और फिर उसने वो माला भी गले से उतारकर मेज पर टोपी के करीब रख दी। मैं जानता हूं कि तुम लोग मेरी किसी बात का यकीन नहीं करोगे, मैंने जवाब दिया, इसलिए जो भी कार्रवाई करना चाहते हो शुरू कर दो। टीकू चंद लम्हे मेरी तरफ देखता रहा और फिर अचानक ही उसने मेरे चेहरे पर घूंसा मारने के लिए अपने हाथ को हरकत दी। मैंने बड़ी फुर्ती से उसकी कलाई पकड़ ली। टीकू के चेहरे पर अजीब से तासरात उभर आए। वो कलाई छुड़ाने के लिए जोर आजमाई करने लगा। उसका दूसरा हाथ भी हरकत में आया, लेकिन वो हाथ मेरी गिरफ्त में आ गया। मैं उस वक्त तक स्टूल पर बैठा हुआ था, लेकिन जब उसने मुझ पर हमला किया तो मैं उठकर खड़ा हो गया। टीकू अपने बाजू छुड़ाने के लिए जोर आजमाई करता रहा। मैं उसे पीछे धकेलते हुए दोनों हाथ छोड़ दिए। वो लड़खड़ाता हुआ दीवार से टकराया और उसी लम्हे उसके दोनों साथियों ने मुझ पर छलांग लगा दी, लेकिन मैं उनकी तरफ से गाफिल नहीं था। लेकिन उनका यह हमला इस कदर अचानक था कि मैं अपने आप को बचा नहीं सका। उन दोनों ने मुझे इस तरह अपनी बाहों में गिरफ्त में ले लिया कि टीकू संभल कर तेजी से मेरी तरफ लपका। पहले उसने अपने सर से मेरे सीने पर टक्कर मारी और फिर मेरे पेट पर घोंसे बरसाने लगा। मुझे यूं लगा जैसे मेरे पेट पर हथौड़े बरस रहे हों। मैं तकलीफ की शिद्दत से बिलबिला उठा। मेरे दिमाग को अचानक ही झटका सा लगा और मैं अंदर तक वाजिया तौर पर एक तब्दीली महसूस करने लगा। मेरा पेट पत्थर की तरह सख्त हो गया था और टीकू के घोंसे का मुझ पर कोई असर नहीं हो रहा था। टीकू एक तरफ हट गया, उसे चीख कर कुछ कहा और वो दोनों आदमी मुझे बाहों से पकड़कर पूरी कुव्वत से खींचते हुए आगे ले चले और मेरा सर दीवार से टकराना चाहते थे। वो जैसे ही दीवार के करीब पहुंचे, मैंने अपना सारा बोझ उन पर डाल दिया और दोनों पैर आगे निकालकर दीवार के साथ लगा दिए और पूरी कुव्वत से दीवार को धकेलते हुए उल्टी कलाबाजी खा गया। मैं उनकी गिरफ्त से निकल गया। वो दोनों बदहवास से हो गए और उनके संभलने से पहले ही मैंने इन दोनों के बाल पकड़कर सर एक दूसरे से टकरा दिए। एक तो चीखता हुआ नीचे गिरा और दूसरे ने दोनों हाथों से अपना सर थाम लिया। मौके से फायदा उठाते हुए मैंने उसे जोरदार साइड किक रसीद कर दी। वो भी बिलबिलाता हुआ अपना साथी के ऊपर गिरा। किक लगाने के बाद मेरा पैर उस जगह पड़ा जहां फर्श टूटा हुआ था। मैं अपना तवाज़ुन बरकरार न रख सका और लड़खड़ा कर पुश के बल गिरा और मेरे संभलने से पहले ही टीकू ने मेरे ऊपर छलांग लगा दी। टीकू मुझे बुरी तरह रगेद रहा था, लेकिन मुझे मौका मिल गया और मैंने उसे पैरों पर उछाल दिया। उस वक्त उसके दोनों साथी मेरी तरफ लपके ही थे। टीपू उनके ऊपर गिरा और वो दोनों ढेर हो गए, बल्कि तीनों के तीनों ढेर हो गए। मैंने उठकर मेज की तरफ छलांग लगा दी। टीकू के एक साथी ने मेरी टांग में टांग अड़ा दी। मैं मुंह के बल गिरा, लेकिन मैं उठकर एक बार फिर मेज की तरफ लपका। इस मर्तबा टीकू मेरे आड़े आ रहा था। उनका ख्याल था मैं भागने की कोशिश कर रहा हूँ। टीकू का एक और साथी उठकर दरवाजे के करीब पहुंच गया ताकि वो मुझे इस कमरे से बाहर निकलने का मौका न दे। टीकू भी मेरे सामने बाहें फैलाकर खड़ा हो गया, लेकिन मैं दरवाजे का रुख करने की बजाय उछलकर मेज के करीब पहुंच गया और टोपी के करीब पड़ी हुई नीलगिरी की माला उठाकर अपने गले में पहन ली। माला मेरे गले में आते ही मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मेरे अंदर एक नई तवानाई भर गई हो। उसके साथ ही नीलगिरी की सरगोशी मेरी समाज से टकराई। तुम्हें कितनी बार समझाना पड़ेगा कि तुम्हारे अंदर भी एक महान शक्ति मौजूद है, उसे काम लेना क्यों भूल जाते हो? अगर इस वक्त मैं तुम्हारे अंदर उस शक्ति को ना उभारती तो ये लोग तुम्हारा भरता बना देते, लेकिन अब तुम्हारा ये लोग कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इनकी थोड़ी बहुत मरम्मत करो और अपने दोस्त को लेकर यहाँ से निकल जाओ। माला की हिफाजत करना। गौतम बोश और साधु धीराज फिलहाल ऋषिकेश वापस चले गए हैं, लेकिन वो इस माला को हासिल करने के लिए तुम पर दोबारा हमलावर होंगे। उस वक्त तुम्हें मोहतात रहना होगा। मेरे जहन में शहद की मक्खियों की बनबनाहट बदस्तूर सुनाई दे रही थी। कुछ देर पहले सिम्बा वाले कमरे में मेरी धुनाई हुई थी। मेरे जिस्म का जोड़ जोड़ दुख रहा था, लेकिन अब अचानक ही मेरे अंदर एक नई तवानाई पैदा हो गई थी और मैंने इन तीनों को उठाकर पटख दिया था। माला मेरे गले में आ जाने के बाद गोया मुझे एक नई शक्ति मिल गई थी। नीलगिरी ने ठीक कहा था कि मैं अपने अंदर की शक्ति से काम लेना भूल जाता हूँ। वैसे मैं अपने अंदर ची की कुव्वत से बेखबर नहीं था। इस शक्ति से बड़े बड़े काम लिए जा सकते थे, लेकिन मैं पहले ही रोज फैसला किया था कि इस शक्ति से उसी वक्त काम लूंगा जब इसकी जरूरत नागुज़ीर होगी।
अपनी हिफाजत के लिए मैंने हमेशा अपनी कुव्वते बाजू पर ही भरोसा किया था। टीकू और उसके दोनों साथी हैरत से मेरी तरफ देख रहे थे। उनके ख्याल में मुझे मौका मिलते ही यहाँ से भाग जाना चाहिए था, लेकिन मैंने मेज पर पड़ी हुई माला उठाकर गले में पहन ली थी और बड़े ही इत्मीनान से वहां खड़ा था। टीकू ने चीख कर अपने आदमियों से कुछ कहा और वो दोनों मेरी तरफ लपके। मैंने बड़ी फुर्ती से मेज उठाकर उन पर दे मारी। मेज हासा वजनी था। एक का सर फट गया और वो चीखता हुआ एक तरफ गिर गया, दूसरा मेज के नीचे दब गया था। टीकू की आंखें वहशत से फैलती चली गईं। उसे लपक कर जमीन पर पड़ी एक राइफल उठा ली। मैं चंद गज के फासले पर उसके सामने था और हमारे दरमियान कोई आड़ नहीं थी। टीकू ने ट्रिगर दबा दिया। ठीक उसी लम्हे उसके हाथ को झटका लगा था। राइफल की नाल ऊपर की तरफ उठ गई और लातदार गोलियां मेरे सर के ऊपर से गुजर गईं। टीकू ने उंगली उस वक्त तक ट्रिगर से नहीं हटाई जब तक मैगजीन हाल ही नहीं हो गया था। वो परेशान नजरों से मेरी तरफ देख रहा था। मैंने झपट कर टीपू से राइफल छीन ली और उसे नाल की तरफ से पकड़कर लट की तरह घुमा दिया। राइफल के बट की जरब टीकू के घुटने पर लगी और वो बिलबिलाता हुआ ढेर हो गया। उसका एक साथी करीब आया तो वो भी राइफल की जद में आ गया। उसकी खोपड़ी पाश पाश हो गई। तीसरा आदमी उठकर चीखता हुआ अंदरूनी दरवाजे की तरफ दौड़ा। मैंने भी उसके पीछे दौड़ लगा दी। उस दरवाजे की दूसरी तरफ एक कुशादा और तवील राहदारी थी जिससे और भी राहदारियां दाएं बाएं को निकलती थी। वो शख्स मदद के लिए चीखता हुआ एक और राहदारी में मुड़कर गायब हो गया। मैं उसकी चीखों और दौड़ते हुए कदमों की आवाजों के सहारे उसका पीछा करता रहा, लेकिन वो राहदारियों की उन भूल भलैयों में गायब हो चुका था। मैं जैसे ही एक राहदारी में मुड़ा ठटक कर रुक गया। सामने ही नागपाल और उसके साथ वो आदमी खड़ा था जो उसके साथ अकूबत गाह में आया था। उन दोनों के हाथों में रिवाल्वर थे। इसी दौरान में वो आदमी भी एक दरवाजे से बरामदा हुआ चीखता हुआ अकूबत थाने से भागता हुआ उनकी तरफ आया और उस वक्त भी वो चीख चीख कर नागपाल से कुछ कह रहा था। राइफल फेंक दो हिम्मत सिंह और अपने आप को हमारे हवाले कर दो, तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकोगे, नागपाल ने चीख कर कहा। तब मुझे उस वक्त पता चला कि राइफल अब तक मेरे हाथों में थी जिसे मैंने नाल की तरफ से पकड़ रखा था। ये तुम्हारी भूल है नागपाल, मैंने जवाब दिया। अपने आदमी का हशर तुमने देख लिया, तुम लोग मेरा रास्ता नहीं रोक सकते। बेहतर होगा कि तुम अपने आप को सरेंडर कर दो। मैं सरेंडर कर दूं? नागपाल गर्राया और उसके साथ ही उसे ट्रैगर दबा दिया। मेरे गले में पड़ी हुई माला बिखर गई, लेकिन मोती जमीन पर गिरने के बजाय मेरे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर चिपक गए। नागपाल और उसके साथी मुसलसल फायरिंग कर रहे थे और गोलियां मेरे जिस्म के सिर्फ उन्हीं हिस्सों पर लग रही थी जहां जहां माला के पत्थर चिपके हुए थे। नागपाल का साथी तो खौफजदा अंदाज में चीखता हुआ एक तरफ भाग खड़ा हुआ और नागपाल अपनी जगह बेहिस हरकत खड़ा वहशतज़दा अंदाज में मेरी तरफ देखता रह गया। मैंने राइफल को लट की तरह घुमाकर उसके पहलू में एक जोरदार जरब रसीद कर दी। नागपाल बिलबिलाता हुआ गिरा और मैंने एक तरफ दौड़ लगा दी। कई राहदारी में चकराने के बाद मैं उस इमारत की पिछली तरफ आया। उस तरफ झाड़ियां फैली हुई थी और गहरी तारीकी थी। मैं एक तरफ दौड़ता चला गया और फिर बिलाहिर कैद आने वाले ब्लॉक की तरफ आ गया। इस ब्लॉक के ऊपर से घूमकर सामने की तरफ आते हुए मैंने हासी एहतियात से काम लिया था। सिम्बा वाली कोठरी का दरवाजा खोलने में मुझे ज्यादा दुश्वारी पेश नहीं आई। अंदर मशल जल रही थी। मैं दौड़कर सिम्बा के करीब पहुंचा। वो होश में आ चुका था और गर्द आलूद फर्श पर पुष्ट के बल पड़ा हुआ वीरान सी नजरों से छत को घूर रहा था। कैसे हो सिम्बा, क्या तुम उठ सकते हो? मैंने उसके करीब घुटनों के बल बैठते हुए कहा। सिम्बा के होंठों पर जख्मी सी मुस्कुराहट आ गई। मुझे छोड़ दो हिम्मत सिंह, तुम भाग जाओ। वो रुक रुक कर बोला। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता। मैंने उसकी तरफ मजीद झुकते हुए से बाहों पर उठा लिया और दरवाजे की तरफ लपका। हवेली की इमारत की पिछली तरफ शोर की आवाजें सुनाई दे रही थी। नागपाल और उसके आदमी मुझे इस तरफ तलाश कर रहे थे। मैंने हवेली के बरामदे की तरफ दौड़ लगा दी जहाँ एक जीप और 2 कारें खड़ी थी। असूली तौर पर मुझे इस इलाके से दूर ही रहना चाहिए था, लेकिन मैं बरामदे की तरफ जाकर बहुत बड़ा रिस्क ले रहा था और ये रिस्क लिए बगैर चारा भी नहीं था। उस पुरस्कार हवेली और उस इलाके से निकलने के लिए मुझे सवारी की जरूरत थी और बरामदे के सामने 3 गाड़ियां खड़ी थी। मैं दौड़ता हुआ सबसे करीब वाली स्याह लैंड क्रूजर के करीब पहुंच गया। ये लैंड क्रूजर वैगन की तरह कुशादा थी और उसके दरवाजे भी लॉक नहीं थे। मैंने बड़ी ही आहिस्तगी के साथ पिछला दरवाजा खोला और सिम्बा को सीट पर लटा दिया और तेजी से घूमकर मैं सामने वाले दरवाजे से ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और एक हाथ स्टीयरिंग पर रखकर दूसरे हाथ से टटोलने लगा। इग्निशन में चाबी लगी हुई थी। मैं चाबी घुमाना ही चाहता था कि बरामदे की तरफ से नागपाल की चीखती हुई आवाज सुनाई दी। इसे बंदीखाने की तरफ देखो, बचकर न जाने पाए।
मेरा हाथ रुक गया और मैं बरामदे की तरफ देखने लगा। 2 इंसानी ह्योले बरामदे में खड़े थे। उनमें से एक बरामदे से उतरकर कैदखाने की तरफ दौड़ता चला गया, जबकि दूसरा बरामदे में ही खड़ा रह गया। वो यकीनन नागपाल था। 2 मिनट बाद कैदखाने की तरफ से अपने आदमी को चीखने की आवाज सुनकर नागपाल भी बरामदे से निकलकर उसी तरफ भाग खड़ा हुआ। वो जैसे ही निगाहों से ओझल हुआ, मैंने इग्निशन में चाबी घुमा दी और रिवर्स गियर में डालकर गाड़ी को पीछे की तरफ ले जाने लगा। वो भाग रहा है, गोली मार दो उसे, रोको उसे। ये नागपाल के चीखने की आवाज थी और उसके साथ ही फायरिंग शुरू हो गई। मेरे कानों में मक्खियों की बनबनाहट सी सुनाई देने लगी और उसके साथ ही मेरे जहन को एक झटका सा लगा और नीलगिरी की माला मुझे अपने गले में झूलती हुई महसूस की। नीलगिरी की माला अब तक मेरी हिफाजत के लिए मौजूद थी, लेकिन अब वो जा चुकी थी। उसकी वजह से मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत से निकल तो आया था, लेकिन अब खतरे से बाहर नहीं हुआ था। मैं लैंड क्रूजर को तेज रफ्तारी से भगाता हुआ पीछे लेता जाता चला गया। उसी वक्त 2 और इंसानी ह्योले बरामदे में नमूदार हुए और उनकी राइफलें शोले उगलने लगी। एक गोली विंड स्क्रीन के ऐन बस में लगी और शीशा तोड़ती हुई पिछली स्क्रीन में सुराख करती हुई निकल गई। मैंने लैंड क्रूजर को रोका और गियर बदलकर एक्सीलेटर पर पैर का दबाव डाल दिया। उसके साथ ही स्टीयरिंग को बाएं तरफ घुमाता चला गया। गाड़ी का रुख अब हवेली के फाटक की तरफ था जो खुला हुआ था। मैंने हेडलाइट्स भी ऑन कर दी और रफ्तार बढ़ाता चला गया। अकब से गोलियां बरस रही थी। अकबी विंड स्क्रीन भी गोलियों से छिलनी हो चुकी थी, लेकिन यह गनीमत था कि कोई भी गोली टायर पर नहीं लगी थी और गाड़ी का फ्यूल टैंक भी महफूज ही रहा था। फाटक से निकलते ही तंग सा पथरीला रास्ता था जो ढलान की तरफ चला गया था और गाड़ी तूफानी रफ्तार से उस ढलान पर दौड़ रही थी। मेरे हाथ इंतहाई सख्ती से स्टीयरिंग पर जमे हुए थे। नशे में ये सड़क काफी दूर तक सीधी चली गई थी। मैंने अभी ज्यादा फासला तय नहीं किया था कि सामने लगे हुए आईने में रोशनी की चमक देखकर मैं चौंक गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा, एक गाड़ी हमारे पीछे आ रही थी और आईने में नजर आने वाली चमक उसी गाड़ी की हेडलाइट्स की थी। मैंने रफ्तार कुछ और बढ़ा दी। नशेब खत्म हो गया था और अब सामने चढ़ाई थी जो तकरीबन 200 गज की बुलंदी तक चली गई थी। चढ़ाई की वजह से गाड़ी की रफ्तार भी कम हो गई थी। पीछे आने वाली गाड़ी से फायरिंग शुरू कर दी गई थी। चढ़ाई के इख्तिताम पर एक मस्ता मैदान था और कुछ आगे जाकर वो पथरीला रास्ता 2 हिस्सों में तकसीम हो गया था। एक रास्ता सीधा चला गया था और दूसरा दाएं तरफ कुछ आगे जाकर चट्टानों में तब्दील हो गया था। मैंने गाड़ी उसी तरफ मोड़ दी। किसी जमाने में यह रास्ता आमदोरफ्त के लिए इस्तेमाल होते होंगे, लेकिन जाहिर है उस जमाने में कारें नहीं होंगी और इन रास्तों को पुख्ता सड़कों की तरह हमवार बनाने की जरूरत पेश नहीं आती होगी। पथरीले रास्ते पर गाड़ी को बुरी तरह से झटके लग रहे थे और मुझे सिम्बा की परेशानी थी। सिम्बा, तुम ठीक तो हो ना? मैंने पीछे गर्दन घुमाकर चीखते हुए पूछा। जवाब में सिम्बा की सिर्फ कराहें सुनाई दी थी, जिसका मतलब था कि वो जिंदा था। वो रास्ता आगे जाकर चट्टानों में दाखिल हो गया। उन चट्टानों में कई समतों में रास्ते निकलते हुए नजर आ रहे थे। मेरे लिए अंदाजा लगाना मुश्किल था कि असल रास्ता कौन सा है। जो रास्ता जरा कुशादा नजर आता, मैं गाड़ी को उसकी तरफ घुमा देता। इस बात का भी अंदेशा था कि जिस रास्ते पर मैं जा रहा था वो आगे जाकर बंद न होने पाए, कि अचानक ही यहाँ कोई ऐसा खड़ ना आ जाए जिसमें गिरकर गाड़ी के साथ साथ हमारे भी पुरहचे उड़ जाएं। इसके साथ ही ये पार्ट अपने इख्तिताम को पहुंचा।